1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20 ये 21 22 23 ये देखिए 24 ये वाला 25 ये 26 27 और अभी रुकिए भैया, अभी देखिए ये वाला अभी नया निकल रहा है 28, ये वाला नया निकल रहा है 29, ये वाला देखिए 30, ये 31, ये देख लीजिए भैया, बिल्कुल पास में दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये जो हमारी गेहूं की फसल है ना, आज 42 दिन की हो चुकी है भैया। इसके अंदर लगभग 30 टिलरिंग्स हैं वो निकल चुके हैं। आगे आने वाले लगभग 8 से 10 दिन के अंदर, मतलब जब तक ये हमारी फसल 55 दिन की ना हो, तब तक इसके अंदर से जो निकलने वाले टिलरिंग्स हैं, जो निकलने वाले जो कल्ले हैं, एक पौधे का कितना परिवार बढ़ने वाला है वो निर्धारित कर देगा कि आगे चलकर आपके खेत से कितना उत्पादन निकलने वाला है। अभी तक हमने इसके अंदर जो पहली सिंचाई की थी और पहली सिंचाई के साथ हमने जितने भी खाद डाले हैं उनका जबरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। इससे आगे जब हमारी फसल लगभग अब 45 दिन के लगभग पहुंचने वाली है और अब हम इसके अंदर जो दूसरी सिंचाई करेंगे, तो दूसरी सिंचाई के अंदर हमारा केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य होगा कि इसके अंदर से निकलने वाले जितने भी टिलरिंग्स हैं वो आगे चलकर सभी प्रोडक्टिव टिलरिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकें। इनके अंदर जो ये एक पौधे से 30 पौधे बने हैं, जितना भी इसका ये परिवार बढ़ा है, जितने भी इसके ये बच्चे पैदा हुए हैं, इन सभी बच्चों के अंदर आगे चलकर बालियां आए और सभी बालियों की लंबाई एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बाली की जो लंबाई है वो छोटी है, किसी की बड़ी हो, किसी के अंदर दाने ज्यादा है, किसी के अंदर कम हो। और अक्सर अपन देख रहे होते हैं भैया, किसान जब पहली सिंचाई करता है ना गेहूं की फसल के अंदर, तो उसका पहला एकमात्र लक्ष्य होता है गेहूं के जो कल्ले हैं ना उनको किस तरह से बढ़ाया जाए। कुछ परसेंट किसान कल्लों की संख्या बढ़ा तो लेते हैं, लेकिन आगे चलकर इन कल्लों को प्रोडक्टिव कल्लों के अंदर वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। वो जब दूसरी सिंचाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर अपनी फसल के अंदर कुछ लापरवाही कर जाते हैं, या फिर अपने खेत को देख के वो इतना खुश हो जाते हैं कि भाई मेरा खेत तो बहुत तगड़ा है, एकदम लस ग्रीन है, अब तो मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर आगे चलकर उनके जो ये कल्ले होते हैं ना, उनकी या तो लंबाई छोटी बड़ी रह जाती है, या फिर उनके अंदर जो आगे चलकर बालियां आती है, बालियों की लंबाई छोटी बड़ी रह जाती है, या फिर बहुत से कल्ले तो ऐसे रह जाते हैं जिनमें बालियां आती नहीं। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 40 दिन से पार हो जाए, जिससे हमारी फसल का जो स्ट्रक्चर है ना वो इतना मजबूत हो जाए कि आगे चलकर जितनी भी उसके अंदर से निकलने वाले टिलरिंग्स है ना वो सभी प्रोडक्टिव टिलरिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकें। इसके अलावा जब हमने पहली सिंचाई की थी, पहली सिंचाई के साथ हमने जो भी खाद उर्वरक डाले थे वो डालने के बावजूद भी अगर हमारी फसल 40-45 दिन की अवस्था में भी पीली दिखाई दे रही है या उसकी ग्रोथ है ना वो अच्छे से नहीं चल पा रही, हम संतुष्ट नहीं है अपने खेत को देख के, अपनी फसल को देख के, तो इस टाइम पर बचे हुए 5 से 10 दिन है ना उनके अंदर हमें वो कौन से ताकतवर खाद देने चाहिए जिससे कि हमारी फसल की ओवरऑल ग्रोथ एक बार दोबारा से बूस्ट पकड़ जाए, हमारी फसलें बढ़िया अच्छी बढ़वार की तरफ चल पड़े। साथ ही जब हमने अपने खेत के अंदर खरपतवार नाशी का प्रयोग किया था तो बहुत से खेतों के अंदर झटका लग जाता है, फसल है वो अपनी ग्रोथ को रोक लेती या फिर फसल है वो पीली पड़ जाती है। तो उस झटके से हम अपनी फसल को किस तरह से रिकवर करें, ये सभी जानकारियां आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी इसको शेयर कीजिए। तो चलिए भैया सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गेहूं की दूसरी सिंचाई का सही समय क्या होता है। तो भैया वो आपके खेत की मिट्टी का अकॉर्डिंग, इसके अलावा दूसरी सिंचाई का वैज्ञानिक समय होता है जब आपकी गेहूं की फसल 45 दिन या 45 दिन से पार हो रही हो, उस टाइम पर कर देनी चाहिए। वैसे दूसरी सिंचाई हमें ज्यादा लेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि खाद की जो बची हुई मात्रा है ना वो हमें 50-55 दिन से पहले अपने खेतों के अंदर डाल लेनी है। साथ ही गेहूं की पत्तियों का जो साइज होता है ना उसको भी चौड़ा करने के अंदर ये टाइम सही होता है, इस टाइम पर अपन को खाद देने होते हैं। अब मेन बात आती है कि भैया दूसरी सिंचाई करते वक्त हमें कौन से खाद देने चाहिए। एक तो हमें अपने खेत की मिट्टी देखनी है, हमारे खेत की मिट्टी किस तरह की है। दूसरा हमें अपनी फसल की ग्रोथ देखनी है कि हमारी फसल की किस तरह की ग्रोथ है। देखो अक्सर 3 तरह की मिट्टी के अंदर गेहूं की बुआई होती है। एक तो होती है भारी चिकनी और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, दूसरी होती है भैया रेतीली मिट्टी जिसके अंदर उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो डेफिशिएंसी उन खेतों के अंदर अक्सर पाई जाती है। तो उन खेतों में तो भाई जो आप ऊपर से दे दोगे ना सिंचाई के साथ वही आगे चलकर आप ले सकते हो अपने खेतों से उत्पादन के रूप में, अन्यथा निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है ना वो कम निकलेगा ही निकलेगा।
तीसरा जो खेत होता है ना वो कलराठी मिट्टी होती है, जहाँ पर खारा पानी होता है। के अंदर फसल है ना वो दिखाई तो अच्छी देती है, लेकिन उनका उत्पादन पूरा नहीं निकल पाता है। उसका मेन कारण क्या होता है कि जो ये कलराठी मिट्टी होती है ना, जो भी हम खाद दे रहे होते हैं वो पूरा का पूरा पौधों तक अवेलेबल नहीं करा पाती। इनका जो पाचन तंत्र होता है ना, जो हाजमा होता है इस मिट्टी का, वो खराब होता है। ये तो भैया उस पाचन तंत्र को सही करने के लिए आपको दूसरी सिंचाई करते वक्त आपको यूरिया तो जरूर लेना। यूरिया के साथ हमें 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर ले लेनी, एक बैग जो यूरिया होता है ना उसके अंदर, ताकि हमारे खेत की जो मिट्टी ऊपर से बहुत सख्त हो चुकी है ना, उस लेयर को ये सल्फर तोड़ सके। जमीन के अंदर जो रोम छिद्र बंद हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं ये खोल सके, और साथ ही मिट्टी है ना थोड़ी मुलायम हो सके, भुरभुरी हो सके। और इनके साथ आपको ह्यूमिक एसिड भी मिला लेना, क्योंकि अक्सर जो फास्फोरस या जिंक जैसे खाद फिक्स होता है ना, वो इसी तरह की मिट्टी के अंदर ज्यादा होते हैं, जो कलराठी मिट्टी होती है। तो भैया ह्यूमिक एसिड की मदद से जो भी खाद आपके खेतों के अंदर पड़े हुए हैं ना, पहले से जो भी अपने डाले थे उनका हम पूरा रिजल्ट नहीं ले पाए, तो उनको कहीं ना कहीं वो अवेलेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो भैया आपको उन खेतों के अंदर यूरिया लेना है, सल्फर लेनी है और ह्यूमिक एसिड लेना है। इनको मिला के अपने खेत के अंदर छिटक देना है, सिंचाई कर दें। अब बात करते हैं जिन खेतों की मिट्टी भैया रेतीली है, बिल्कुल कमजोर जमीन है, उनमें हमने पहली सिंचाई करते वक्त यूरिया भी डाला, जिंक भी डाली, मैग्नीशियम सल्फेट भी डाला। हमने जब उन खेतों के अंदर गेहूं की बिजाई की थी उस टाइम पर हमने डीएपी भी डाला था, पोटास भी डाला और सल्फर भी हम दे चुके हैं। तो भैया इस टाइम पर जब हम दूसरी सिंचाई करें, मतलब 40-45 दिन की अवस्था के अंदर हमें क्या कुछ डालना चाहिए। देखिए आप एक बात नोट कर लीजिए, रेतीली मिट्टी के अंदर आप जो कुछ ऊपर से दोगे ना, वही आपको उत्पादन के रूप में मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके खेत के अंदर ऑलरेडी वो सभी पोषक तत्व अवेलेबल हों। अगर आपने अपने खेतों के अंदर देसी खाद अच्छे से डाल रखा होगा, उन खेतों में हो सकता है जो भी ये पोषक तत्व होते हैं ना, उनकी मात्रा ठीक ठाक हो। तो भैया आप दूसरी सिंचाई के अंदर यूरिया लीजिए, पूरा 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यूरिया के साथ आप 15 किलो पोटास भी ले लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है। इनके साथ आपको 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से 20% वाला जो बोरोन आता है ना भैया, वो भी जरूर ले लेना है। देखिए ये स्पेशल ट्रीट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया जो रेतीली मिट्टी होती है ना, उनके अंदर पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी होती है और उनके अंदर टाइम टू टाइम हमें देने पड़ते हैं। तो जो भी रेतीले खेत होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि पहले सिंचाई के अंदर अपन जो भी खाद डाल देते हैं, फसल एक बार अच्छे से ग्रोथ तो कर जाती है और अच्छे से इसके अंदर से निकलने वाली जो टिलरिंग्स है ना, वो भी अच्छी खासी निकल जाती है। लेकिन आगे चलकर उन खेतों के अंदर अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि जो टिलरिंग्स होती है ना, वो पूरी की पूरी सभी की सभी एक समान ग्रोथ नहीं कर पाती। उनके अंदर जो बालियां निकलती हैं वो भी छोटी बड़ी निकलती है। तो उनका यही कारण होता है। तो इस टाइम पर अगर आपकी तगड़ी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, नहरी पानी है और बहुत अच्छी आपकी फसल चल रही है, पहली सिंचाई में आप अधिकतर पोषक तत्वों की पूर्ति कर चुके हो, तो आपको इस टाइम पर केवल और केवल यूरिया और यूरिया के साथ 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर देना है, 80% वाला मिला के। क्योंकि भाई इस टाइम पर अगर आप यूरिया डालोगे तो यूरिया से जितने भी इसके अंदर से निकलने वाले जो ये कल्ले हैं ना, वो अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा पाएंगे। साथ ही इसके अंदर जो ये पत्तियां दिखाई दे रही है ना, तो इन पत्तियों का साइज चौड़ा हो पाएगा। इसके अंदर जो क्लोरोफिल बनने वाला है वो ज्यादा बनेगा और पौधा जितने ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ही ज्यादा भोजन बना पाएगा। इसके अंदर जितने भी ये परिवार बढ़ाए उनको भोजन की पूर्ति कर पाएगा। सल्फर है ना, वो एक तरह से फंजीसाइड का भी काम करेगा, क्योंकि आगे चलकर अगर हमारे खेतों के अंदर लगातार नमी बनी रहेगी और मौसम के अंदर धुंध या फिर ओस की वजह से अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि नीचे की जो इसकी पत्तियां होती है ना, वो पीली पड़ जाती है फंगस की वजह से। तो भैया जो ये हम सल्फर दे रहे हैं ना यूरिया के अंदर मिला के, वो एक फंजीसाइड का भी काम करेगी। फिर बात करते हैं जिन खेतों के अंदर हमने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया था। खरपतवार नाशी का प्रयोग करने के बाद उनमें जो झटका लगा या फसल की जो ग्रोथ है ना, वो कहीं ना कहीं रुक गई है, फसल पीली है। उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उससे अपनी फसल को किस तरह से हमें रिकवर करना चाहिए। तो भैया उन खेतों के अंदर आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट जो बहुत से बाजार के अंदर मिल जाएंगे आपको, इन खादों के अंदर या तो आप जो सागरिका आती है ना, या फिर उन खेतों के अंदर बायोविट आता है दानेदार, वो मिला दीजिए। और ऊपर से फिर आपको करनी है इसके अंदर स्प्रे के अंदर आप लीजिए सीवीड एक्सट्रैक्ट और अमीनो एसिड जैसे बहुत से लिक्विड आते हैं, जैसे कि क्वेंटिस आता है सिंजेंटा कंपनी का, या फिर बायोविट आता है पीआई कंपनी का। इस तरह के ऊपर से आपको स्प्रे कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी फसल के अंदर जो स्ट्रेस आ रखा है ना, जो आपने खरपतवार नाशी का स्प्रे किया था, तो इस स्ट्रेस से आपकी फसल है ना वो रिकवर हो जाएगी। तो भैया दूसरी सिंचाई करते वक्त आप ये काम कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी फसल के अंदर जो भी कल्ले इस टाइम पर बने हुए हैं या फिर जो कल्लों का निर्माण हो रहा है ना, वो एक तो ज्यादा होगा और जितने भी कल्ले बनेंगे ना, वो सभी आगे चलकर प्रोडक्टिव कल्लों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। तो भाइयों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।